अस्सलाम वालेकुम। आई एम एडवोकेट जाम आतिफ्तार और आज जो हम आपके पास टॉपिक लेके आए हैं वो है बेल का, यानी कि ज़मानत। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन आए कि ज़मानत है क्या, तो ज़मानत में जो है वो एक्यूज़्ड की जो कस्टडी है वो पुलिस से लेकर किसी ऐसे जामिन को दी जाती है जो ही अंडरटेक्स टू ब्रिंग एक्यूज्ड बैक वन एवर ही इज़ रिक्वायर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, कि जब जहाँ दरकार होगा अदालत को जो जामिन है वो उसको पेश करने का पाबंद होगा एक्यूज्ड को अदालत में। तो बेसिकली ये है कि सिर्फ कस्टडी पुलिस से लेकर उस बंदे के हवाले कर दी जाती है कि आपने इसको हर पेशी पे या जब जब जहाँ दरकार होगा आपने लेकर आना है। तो बेल में अगर हम आए, क्रिमिनल प्रैक्टिस पे अगर हम आए बेसिकली, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस जो है ये रिलीफ ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, ख़ास तौर पे बेल। इसमें जो बेसिक है दैट डिपेंड्स अपॉन द जज। In criminal cases, in bail cases, the ultimate kind of discretion lies with the court. अगर हमें कोई कहे ना कि जी ला के में जो लॉ ऑफ बेल है इसकी हमें ABC हमारे पास मौजूद है, इसकी हमें अलिफ बे पता है, तो मेरे नज़दीक वो गलत बात है, ज़्यादती करेगा जो भी ऐसे कहेगा। लॉ में अल्टीमेट काइंड ऑफ जो डिस्क्रिशन है वो जज के पास होती है और ये रिलीफ ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, बिकॉज each and every criminal case has its own facts and it is to be decided on the basis of the facts and the material present before the court. तो इसमें जो क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल प्रैक्टिस है, खासतौर पे बेल की प्रैक्टिस, इसमें प्रेसिडेंट्स का रोल कम है, मिनिमल सा है कह लें। और इसमें क्योंकि हर केस के डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो उसको उनके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो आ जाते हैं हम बेल पे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बेल कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी अगर हमें मतलब एग्रीव हों छोटी कोर्ट से तो हम अपील करते हैं हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। अगर किसी कोर्ट से ग्रांट हो गई है तो आप कैंसिलेशन ही फाइल करेंगे, बेल में अपील नहीं होती। तो अगर हम आए इसकी टाइप्स की तरफ, तो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1989 का, उसमें इसके जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं 496, 497 एंड 498। 496 जो है वो डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस के साथ, बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। 497 एंड 498 हो गए बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। हमें लॉ में जो इसकी इंटरप्रिटेशन मिलती है वो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, तारिक बशीर केस, PLD 1995, सुप्रीम कोर्ट 34। तो 1995 में जो तारिक बशीर केस में इसको कंप्लीट तौर पे इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और उनकी आगे डिवीजन कर दी गई है कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है वो एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ मैटर ऑफ ग्रेस, एज अ मैटर ऑफ कंसेशन, उसको ग्रेस या कंसेशन के तौर पे दी जाती है। एज अ मैटर ऑफ राइट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नॉर्मली बेल नहीं दी जाती। तो तारिक बशीर केस में आगे ही उसके अगर हम बेसिकली 497 जो है सेक्शन बेल के साथ जो डील करता है उसकी सब सेक्शन 1 पढ़ लें, तो उसी में ही हमें मिल जाता है कि मे का वर्ड है, अ पर्सन मे बी हु इज अरेस्टेड एंड ब्रॉड बिफोर द कोर्ट मे बी ग्रांटेड बेल या मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, और साथ ही आगे आता है ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर इट अपीयर्स दैट ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। तो उसी में ही हमें डिवीजन मिल जाती है जिसको तारिक बशीर केस में 1995 में उसको इंटरप्रेट कर दिया गया, उसमें उसकी फर्दर डिवीजन कर दी गई। प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दैट डू नॉट फॉल इन द प्रोहिबिटरी क्लॉज। तो प्रोहिबिटरी क्लॉज में कौन से फॉल नहीं करेंगे, जिसमें दोज ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 10 साल से कम है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करेंगे, लेकिन जिन ऑफेंसेस की सज़ा 10 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, तो वो आ गए प्रोहिबिटरी क्लॉज में। उसमें प्रोहिबिशन है the offenses bail in offenses which do not fall in prohibitory clause is a rule while refusal is an exception, while the bail in offenses which fall in prohibitory clause is an exception। उसमें exceptional cases में सिर्फ बेल ग्रांट की जाती है। तो ये बेलेबल और नॉन बेलेबल का हो गया।
और अगर हम देखें इसकी डिवीजन अरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, तो एक बेल होती है प्री अरेस्ट बेल और दूसरी होती है पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल यानी ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी, और पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो उसी तरह ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी के, एक बंदा FIR करने के बाद गिरफ्तार हो गया है, पुलिस कस्टडी में है, और तब आपने अगर उसकी बेल लेनी है तो वो पोस्ट अरेस्ट बेल हो गई। प्री अरेस्ट बेल आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान। प्री अरेस्ट बेल को बेसिकली जो दहाइयों से चलती आ रही है, 1953 में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम केस ला है क्राउन वर्सेस खुशी मोहम्मद, इसी तरह 1983 में आ गया मुराद केस, और जो हम बहुत ही ज़्यादा कोट करते हैं 2003 का कुदरत बीबी केस। फाइनली 2009 में जो है मोहम्मद अरशद केस, इसमें प्री अरेस्ट बेल को मतलब इसकी अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर दी गई। PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 427 मोहम्मद अरशद केस, इसमें प्री अरेस्ट बेल को अच्छे से डिफाइन किया गया है कि प्री अरेस्ट बेल है क्या। सबसे पहले तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो किसको दिया जाता है, इनोसेंट पर्सनस को, टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम द ह्यूमिलेशन एट द हैंड्स ऑफ द लोकल पुलिस, कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो देर जो उनकी इज्जत है वो ह्यूमिलेट होगी, डिस्ग्रेस होगी। और दूसरी बात ये, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द पोस्ट अरेस्ट बेल, प्री अरेस्ट कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं है पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए। और जो बेसिक इसमें ग्राउंड्स देखी जाती हैं प्री अरेस्ट बेल में, वो है मैलाफाइड इंटेंशन, अल्टीरियर मोटिव्स और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बेसिक हमने वैसे भी जो है ना, बेशक प्री अरेस्ट बेल हो या पोस्ट अरेस्ट बेल हो, उसमें टेंटेटिव असेसमेंट ही होती है। एक्यूज के डिफेंस जो उसने लेना है वो उसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट होती है बेल स्टेज पे। और प्री अरेस्ट बेल स्टेज पे जो बेसिकली जो ग्राउंड्स हैं वो यही हैं कि मैलाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स। मैलाफाइड इंटेंशन स्पेसिफिकली ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस जो है वो बिल्डअप होने चाहिए। इसी तरह 2019 SCMR 1129 अब्दुल खालिक केस, इसमें क्लियर कट 2019 में बता दिया गया कि जिस केस में मैलाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स डेवलप नहीं हो रहे, जिसमें इसका जिक्र नहीं है ऑर्डर में लोअर कोर्ट का, तो उस केस में बेल जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी या ग्रांट नहीं की जा सकती। तो बेसिक जो मेन ग्राउंड्स हैं प्री अरेस्ट बेल स्टेज पे, वो आपने मैलाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स प्रूव करने हैं कंप्लेनेंट साइड के और पुलिस के। इसी तरह बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है सुमरो केस, PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 730। इसमें क्लियर कट जो है हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है कि बेल स्टेज पे एक तो टेंटेटिव असेसमेंट होती है, हम डीपर एप्रिसिएशन में जा ही नहीं सकते। तो भाई कैसे डेवलप करें हम अपना जो है कंप्लेनेंट के मैलाफाइड इंटेंशन या अल्टीरियर मोटिव्स। तो इसमें जो सुमरो केस है, इसमें थोड़ी सी आसानी कर दी गई एक्यूज्ड के लिए कि एट बेल स्टेज, क्योंकि टेंटेटिव असेसमेंट होती है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द एक्यूज्ड टू प्रूव थ्रू मटेरियल एविडेंस, थ्रू प्रॉपर एविडेंस द मैलाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ द कंप्लेनेंट। तो इट शुड बी डिड्यूस्ड, इट शुड बी जो है ये अंदाज़ा इसका लगाया जाए फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। अगर हमें कहीं से फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस हिंट मिलता है कि मैलाफाइडली एक्यूज्ड को जो है इसमें इम्प्लीकेट किया गया है या अल्टीरियर मोटिव्स हैं कंप्लेनेंट के, तो इस केस में उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। तो इसमें जजेस के लिए डायरेक्शन है कि अगर आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस से कोई हिंट मिलता है मैलाफाइड इंटेंशन का या अल्टीरियर मोटिव्स का, तो आप वो उसकी बेसिस पे जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं एक्यूज के लिए, क्योंकि मुश्किल होता है प्रूव करना एट बेल स्टेज। तो दैट शुड बी जो है वो डिड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। इसी तरह सुलंगी केस आ गया 2020 SCMR 249। इसमें पुराने को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया है, अब 2020 में लॉ मॉडिफाई हो गया है। और क्योंकि पहले जो है काफ़ी इजी था, अब थोड़ा सा जो है ना उसको सुमरो केस को रिवर्स कर दिया है इन्होंने, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये था हमारा प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक इसकी ग्राउंड्स मैंने आपको समझाई। उसके बाद जो न्यू मेरे भाई हैं जो
बिल्कुल स्टार्ट होता है, जिनका जो प्रैक्टिस ज्वाइन करते हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि उनको सबसे पहले ये मुश्किल पेश आती है कि बेल आपने फाइल करनी कहाँ है। एट फर्स्ट इंस्टांस आपने बेल कहाँ फाइल करनी है, तो वो आपने देखना है शेड्यूल 2 से। शेड्यूल 2 में हर ऑफेंस का आगे लिखा होता है इफ ऑफेंस इज ट्राइएबल बाय मैजिस्ट्रेट, तो फर्स्ट इंस्टांस पे आपने मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, उसके पास बेल अप्लाई करनी है, और अगर वहाँ से खारिज होती है इफ़, देन आपने एडिशनल एंड देन हाई कोर्ट और इस तरह। अगर इफ़ ऑफेंस इज ट्राइएबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो आपने डायरेक्ट सेशन कोर्ट ही आना है, वो बेल, उसकी बेल जो है वो मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई नहीं होगी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा प्री रेस्ट बेल का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पोस्ट रेस्ट बेल को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कीप इन टच। अल्लाह हाफिज़।